तो सबसे पहले ना हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सारे पॉइंट्स जो 11th स्टैंडर्ड के हैं उसको मैं रिवाइज करूंगा। ध्यान दो, जिसको याद रहेगा बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो देख लो कि क्या क्या हमने पढ़ा था, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम लोग ये टॉपिक में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं याद दिलाता हूँ आपको 11th में आपने क्या क्या पढ़ा था। ध्यान देना, 11th में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सरसाइज वाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज था टू फाइंड लोकस। लोकस आपने फाइंड किया। लोकस इट मींस जस्ट टू फाइंड इक्वेशन इन एक्स एंड वाई बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस। तो आपने अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे एक्स वाई में इक्वेशन फाइंड किया था, चाहे वो लाइन के इक्वेशन थे, अगर याद होगा सर्कल के इक्वेशन थे, एलिप्स था, हाइपरबोला, पैराबोला, ऐसा कुछ भी इक्वेशन आ रहा था एक्स वाई फॉर्म में। ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, जनरल फॉर्म। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और उसके बाद स्टार्ट किया था व्हाट इज इंक्लिनेशन। याद है इंक्लिनेशन का डेफिनेशन अगर आपको? द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल मेड बाय एनी लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल, अगर थोड़ा सा भी आपको ध्यान होगा, ये अगर हमने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, और कोई भी लाइन है, तो वो लाइन ये जो एंगल फॉर्म करता है, लेट इट बी थीटा, इसको हम लोग इंक्लिनेशन बोलते थे। मतलब ऐसा एंगल जिसका इनिशियल आर्म हमेशा फिक्स था। इनिशियल आर्म क्या था? ये एक्स एक्सिस। कोई लाइन अगर ऐसा पास हो रहा है तो भी ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। और इसके बेसिस पे हमने पढ़ा था इंक्लिनेशन इज ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 180। इसके बारे में आपने पढ़ा था इंक्लिनेशन। जब आप इंक्लिनेशन समझ जाते हो तो आपने पढ़ा था हाउ टू फाइंड स्लोप। और हमने देखा था if theta is inclination for any line, then tan theta is called its slope, which is generally denoted by small m. अगर थीटा कोई ऑर्डिनरी एंगल है तब tan थीटा स्लोप नहीं होगा। ध्यान से सुनना, ये सब बोला गया था पहले 11th में। अगर थीटा इंक्लिनेशन है देन tan थीटा इज स्लोप। ये पहला फॉर्मूला था स्लोप फाइंड करने का। फिर आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर सपोज हमें इंक्लिनेशन नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि उस लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, if line is passing through 2 points, let's say x1 y1 and x2 y2, जिसका फॉर्मूला आपने बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है प्रैक्टिकल में, तो हमने स्लोप का फॉर्मूला फाइंड किया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद होगा, स्लोप फाइंड करने के तीन फॉर्मूले थे। फर्स्ट फॉर्मूला, if theta is the inclination, slope is tan theta. Second formula, if line is passing through 2 points, then y2 minus y1 upon x2 minus x1. And third formula था, if we have general equation of line ax plus by plus c equals to 0, याद करो, then slope is equals to minus a by b, that is minus coefficient of x upon coefficient of y, जिसको हमने डिराइव किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करके। तो स्लोप अगर कभी भी आपको फाइंड करने बोलता है तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। m equals to tan theta if theta is inclination, m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 if the line is passing through 2 points, and if we have equation of any line, let's say ax plus by plus c equals to 0, then the slope is minus a upon b, that is minus coefficient of x upon coefficient of y. ये स्लोप का फॉर्मूला था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे और हमने पढ़ा था if two lines are parallel, then slopes are equal, m1 equals to m2। तो आपको बोला जाता है शो दैट लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब आपको दोनों लाइन के स्लोप फाइंड करने हैं। अगर दोनों के स्लोप सेम है तो आप बोल सकते हो लाइंस आर पैरेलल, या उसका कन्वर्स भी बोल सकते हो। अगर लाइंस पैरेलल दिया है तो स्लोप सेम होगा, या स्लोप अगर सेम हो तो लाइंस पैरेलल है, जैसा भी आपको प्रूव करना है। बट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और दूसरा कंडीशन था इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल्स टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। या ऐसा भी बोल सकते थे slope of any one line is negative reciprocal of the slope of another line if two lines are perpendicular to each other। ठीक है, मतलब अगर एक का स्लोप सपोज 3 है और दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दूसरे का स्लोप हो जाएगा -1/3। एक का स्लोप अगर सपोज -5/2 है तो दूसरे का स्लोप हो जाएगा +2/5, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये कंडीशन हमने पढ़ा था। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े थे और हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस।
सर हाँ बोल, कौन बोल रहा है? मैं तमन्ना बोल रही हूँ, आपका वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है, थोड़ा ब्लर है वो, थोड़ा पास में लेके आओ ना कैमरा के थोड़ा। अभी भी ब्लर आ रहा है? हाँ किसी और थोड़ा को भी ब्लर प्रॉब्लम है। हो रही है क्या? यस सर, वीडियो ब्लर दिख रहा है, आपका टेक्स्ट नहीं दिख रहा। हाँ सर प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा है। अभी हेलो, कोई एक जन मुझे आंसर दो, सब मत दो। ये अभी आ रहा है क्या? हाँ सर। अभी ठीक है? हाँ सर। थोड़ा क्लियर है सर। आ रहा है सर। ठीक है क्या अभी भी? हाँ सर, इतना बहुत है। हाँ ठीक है, रहने दो भाई, कैसे भी संभाल के चला रहे हैं। ओके ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस। आवाज तो क्लियर आ रही है ना? हाँ हाँ हेलो हाँ सर। सर। हाँ कोई? सर। हाँ ठीक है, हाँ सब लोग अभी म्यूट करो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइंस जब हम लोग फाइंड करते हैं तो सबसे पहला था इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग ने फाइंड किया था, सबसे पहला काम अपना होता था टू फाइंड। एक अच्छी बात है, जब अब हम लोग ऐसा ऑनलाइन बैठते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देना पड़ता है, फटाफट टीचर्स बोलता है, आप लोग को फायदा हो जाता है। अदरवाइज क्लास में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता। सबसे पहले हमने फाइंड किया था हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये सब याद करो, बहुत बड़ा डिस्कशन अपना उस टाइम पे भी हुआ था। तो अगर आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एवरीवन नोज इज y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल्स टू 0। फिर हमने देखा था लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। इफ द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इट्स इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू, याद करो, प्लस और माइनस k। क्यों? अगर वो अबव x एक्सिस है तो y इक्वल्स टू प्लस k, बिलो x एक्सिस y इक्वल्स टू माइनस k। Similarly, if line is parallel to y-axis, then its equation will be x equals to plus or minus k। और मैं जब एक्सप्लेन किया था 11th स्टैंडर्ड में, थोड़ा अगर आपको ध्यान दोगा, तो मैंने ये बोला था if the line is parallel to x-axis, it means that line is intersecting y-axis at any point। तो इसलिए हमने उसका इक्वेशन लिखा था y equals to that point जहां से वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर हमें वो वैल्यू नहीं मालूम तो हमने लिखा y equals to plus or minus k। सिमिलरली अगर लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस है तो वो x को इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे, तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू प्लस और माइनस k। ये था इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। इसको उल्टा भी हम लोग बोल सकते थे, अगर हम लोग ये बोलते हैं कि लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। दोनों का मीनिंग समझना है, एक ही बात होती है। या लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इट मींस द सेम लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ओके, तो जनरली आपको क्या याद रखना है इक्वेशन में, equation of x axis is y equals to 0, equation of y axis is x equals to 0, the line which is parallel to x axis is y equals to plus or minus k, the line which is parallel to y axis is x equals to plus or minus k। ये जनरल फॉर्म था जो आप लोगों ने शायद 7th 8th में पढ़ा था। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे और 11th में क्या पढ़ना स्टार्ट किया, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब मैं इसमें यहाँ पे आज डिराइव तो फॉर्मूला नहीं करूंगा क्योंकि 11th में सब किया गया था, फॉर्मूला मैं याद दिला रहा हूँ, बहुत लोग को याद भी होगा। फर्स्ट फॉर्मूला था जैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या था, नाम में सब लिखा हुआ है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड आल्सो इट्स स्लोप इज गिवन। हमेशा आपको दो डेटा दिया रहेगा, तो यहाँ पे आपको एक स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है। इफ द गिवन पॉइंट इज x1 y1 एंड स्लोप इज m, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x। ये सबको याद होगा, y minus y1 equals to m into x minus x1, m the slope of given line and x1 y1 the coordinate of point through which our line is passing। फिर हमने पढ़ा था 2 points form। 2 points form वापस इसमें नाम में सब कुछ दिया हुआ है, क्या था, now to find equation of line when it is passing through 2 points। पहले फॉर्म में एक स्लोप और एक पॉइंट दिया था, दूसरे फॉर्म में स्लोप हटा दिया और दूसरा पॉइंट दे दिया। So if the coordinate is suppose
फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1, सेकंड वन इज x2 y2। तो फॉर्मूला क्या था, अगर याद होगा, इसमें बहुत सारी तरह से आप याद कर सकते हो, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, या आपने एक अलग तरह से कुछ उसको अरेंज करके भी लिखोगे तो फॉर्मूला बन जाता है। ये था 2 पॉइंट्स फॉर्म में। फिर हमने देखा था थर्ड कंडीशन क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलो या स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट फॉर्म बोलो। मतलब ऐसा लाइन, a line whose slope is m and also y intercept suppose c is given, तो आपने फॉर्मूला लिखा था y equals to mx plus c। मुझे याद है एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्लोप फाइंड करने के लिए बोल देते हो, बट ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, y equals to mx plus c, m स्लोप ऑफ लाइन एंड c क्या है उसका y इंटरसेप्ट। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ गए थे, क्या आगे बढ़े थे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पे आपको बताया गया था, इफ सपोज फॉर एनी लाइन a is its x intercept and b is its y intercept, then इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, x by a plus y by b equals to 1, x by a plus y by b equals to 1, या हम लोग ऐसा ही पढ़ रहे थे, x upon x intercept plus y upon y intercept equals to 1। मैंने ऐसा याद रखना है आपको बोला था, किस तरह से याद रखोगे तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, x upon x intercept plus y upon y intercept equals to 1, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होने के बाद आपने एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला यूज किया था, आप लोग को तो बहुत अच्छे से याद होगा, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या था, नॉर्मल फॉर्म ये था, इफ वी हैव, इसका मैं थोड़ा सा ये दिखा रहा हूं, लेट्स से दिस इज आवर लाइन एंड वी हैव this value, let it be p, length of normal is p and inclination of normal is let's say alpha। अगर याद होगा, इसका डेरिवेशन बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था उस टाइम पे। so if we have length of normal p and inclination of normal is alpha, तो फॉर्मूला क्या था, x cos alpha plus y sin alpha equals to p, the equation of line, x cos alpha plus y sin alpha equals to p। आपको याद रखना था अल्फा और p क्या है, अल्फा इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल है, लाइन का इंक्लिनेशन नहीं है, रिक्वायर्ड लाइन का इंक्लिनेशन नहीं है, नॉर्मल का इंक्लिनेशन है, और p लेंथ ऑफ नॉर्मल, और ये ऐसा बोल सकते हो p है द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। सर अब तो और भी ब्लर हो गया है सृष्टि। सर बहुत हाँ ज्यादा सर ब्लर है। ब्लर हो गया है तो मुझे क्यों नहीं ब्लर दिख रहा है? सर, वो आपकी तरफ से क्लियर होगा, हम लोग की तरफ से बहुत ब्लर दिख रहा है, वो कुछ दिख नहीं रहा है। पहले से बहुत ज्यादा ब्लर हो गया है। हाँ सर, कोई एक जन बोलो। हाँ अभी भी, अब तो कुछ, हाँ ठीक है, अब नहीं। नो सृष्टि तू अकेले बोल, बाकी सब लोग चुप रहो। बाकी सब लोग हाँ ये करो, म्यूट करो, सिर्फ सृष्टि जो बताते रहना। हाँ घर में उजाला है क्या सर? वो मतलब रोशनी रहेगा तो भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। नो चेंज सर, ब्लर है। ये सब लोग पहले आवाज बंद करोगे, सब लोग चिल्ला रहे हो क्या? कोई चेंज नहीं है? नहीं, थोड़ा सा है लेकिन अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है। अरे बाप रे, इतना मुश्किल से अरेंजमेंट के बाद भी ऐसा हो रहा है, बोलो। सर लाइट चालू करके देखो ना एक बार। पांडे जी हम आंगन में बैठे हुए हैं, आंगन में लाइट चालू करूं बताओ? बिल्कुल डिफरेंस नहीं है अभी भी। थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। और सब लोग मैसेज देना बंद करो, अभी जो मैसेज देगा उसको बाहर निकाल देंगे। मैं हाथ में रख के पढ़ाऊं क्या? ऐसे में समझेगा? देखो ऐसे में कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है।
ये ठीक है? हाँ। तो मैं हाथ में पकड़ के पढ़ाता हूँ। अभी पहले साउंड म्यूट करो सब लोग। ये ठीक है? हाँ मैं जहां चलेगा जहां सर। लिखूंगा मोबाइल को ऐसे ठीक है। रखता हूँ। हाँ। हाँ, तो वापस हम लोग ये पॉइंट पे आते हैं कि हमने पढ़ा था अब तक जो हमने इक्वेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला देखा। हमने देखा स्लोप पॉइंट फॉर्म में y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देन 2 पॉइंट्स फॉर्म पढ़ा हमने y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इक्वल्स टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा था y इक्वल्स टू x प्लस c। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1 एंड नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। इतना फॉर्मूला आपने पढ़ा था इक्वेशन फाइंड करने के लिए। इसके बाद अब देखो, फिर हमने पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था? इसमें कितने लोग को याद है मुझे नहीं मालूम। यहां बोला गया था टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, to find equation of line when it is passing through one point whose inclination is also given theta and the distance of given point from unknown point is also given. That unknown point अगर याद होगा हम लोग जब इक्वेशन फाइंड करते थे या लोकस फाइंड करते हैं तो हम लोग एक पॉइंट P अज्यूम करते थे x, y हमेशा। तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ लेट इट बी r, ये था। इसके बेसिस पे हमने फॉर्मूला फाइंड किया था, अगर याद होगा आपको, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। ये फॉर्मूला बना था, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। अगर किसी को ये डिराइव कर 11th में डिराइव किया हुआ था, बट फिर भी किसी को देखना है तो जो स्लोप का फॉर्मूला था उसके हिसाब से आप डिराइव कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैंने बोला था इस फॉर्मूले का यूज कहाँ होने वाला था पता है? इस फॉर्मूले का यूज होने वाला था अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। आप अगर इसको और इसको इक्वेट करोगे तो x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। सिमिलरली इसको और इसको इक्वेट करोगे तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू आर साइन थीटा, जहां से हमें मिलता है x इक्वल्स टू एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा and y equals to y1 plus r sin theta. So x and y is nothing but the coordinate of unknown point. तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिला? x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta। और यहाँ पे मैंने एक चीज और एक्सप्लेन किया था, कहीं ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस r दिया है तो अननोन पॉइंट a के इस तरफ है या इस तरफ है। सिर्फ इतना बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अननोन पॉइंट फ्रॉम गिवन पॉइंट हुज डिस्टेंस इज सपोज 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस साइन आया था। तो ऐसे हमने 6 फॉर्मूला पढ़े थे इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन के इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म। जब इस सबको आपने सॉल्व किया था, थोड़ा भी अगर याद होगा 11th स्टैंडर्ड की कहानी, तो उसके बाद हम लोग ने लास्ट में हम लोग हमेशा मिलता था जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आ रहा था। और फिर आपने इसको क्या किया था, एक एक्सरसाइज में याद करो, इसको हम लोगों ने रिड्यूस किया था किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसका हमने फाइंड किया था हाउ टू फाइंड x इंटरसेप्ट बाय पुटिंग y इक्वल्स टू 0, y इंटरसेप्ट बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट टर्म। और यहीं से आपका फॉर्मूला आया था स्लोप इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b, जब इसको आप कंपेयर करते हो y इक्वल्स टू mx प्लस c से। इसको पढ़ा था। ये करते करते फिर आप लोग आगे बढ़े थे और उसके बाद हम लोग चले गए थे एंगल फाइंड करने के लिए। 11th स्टैंडर्ड में एंगल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल्स टू, अगर याद होगा, इफ वी हैव स्लोप्स ऑफ 2 लाइंस देन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। सिंस थीटा इज एक्यूट तो हम लोगों ने मॉड का यूज किया था और tan थीटा का फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया था, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी के बेसिस पे 12th में एक नया फॉर्मूला आपको मिलेगा। आज पॉसिबल है तो आज नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, तो ये याद रखना था।
इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग चले गए थे, याद करो, फिर हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें 3 फॉर्मूला था। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला याद दिला रहा हूं आपको। इफ द पॉइंट इज लेट्स से x1 y1 एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन ax plus by plus c को 0 फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1, तो हमारा फॉर्मूला था मॉड ऑफ ax1 plus by1 plus c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट a b c आपको कहां से मिल रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन से, और x1 y1 द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच वी नीड टू फाइंड दैट डिस्टेंस, तो a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसी में मॉडिफिकेशन था, अगर आपको बोला जाता है टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन फ्रॉम ओरिजिन बोल दिया तो आप समझ जाओ, फ्रॉम ओरिजिन बोला मतलब x1 y1 दोनों 0 0 हो जाएगा, तो सिंपल फॉर्मूला बन जाता है ax1 by1 0 हो गया c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉड ऑफ c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला था, इफ सपोज वी हैव 2 पैरेलल लाइंस ax plus by plus c equals to 0, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप में से किसी ने भी अच्छे से 11th स्टैंडर्ड का वो पार्ट सॉल्व किया रहेगा, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y विल बी इन प्रपोर्शन। अगर प्रपोर्शन में होगा मतलब उसको हम लोग सेम कर सकते हैं, तो इक्वेशन ऐसा दिखेगा, ax plus by plus c1 equals 0, ax plus by plus c2 equals 0, मतलब कांस्टेंट टर्म ही सिर्फ अलग अलग होंगे, बाकी सब सेम होगा। तो ऐसे केस में आपका फॉर्मूला बना था मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। इतनी सारी चीजें आपने प्यार से अच्छे से नॉर्मल वे से 11th में पढ़ा था, जिसका यूज हम लोग बहुत सारे टॉपिक में करेंगे, 12th के टॉपिक में तो करना ही है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट था आपका 11th स्टैंडर्ड का, जहां तक मुझे याद है, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में यहाँ बहुत जरूरत नहीं है, वो आगे कभी बाद में काम आएगा तो आगे पढ़ाया जाएगा। इतनी सारी चीजें 11th में थी, आई होप थोड़ा बहुत तो किसी को याद आ गया रहेगा कि ये चीज हमने पढ़ा था। अब 12th में क्या पढ़ना है, देखो 12th में जैसे कि टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लाइंस, नाम ही पेयर ऑफ लाइंस है, मतलब अब आप हमेशा ना एक साथ 2 लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हो सकता है दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हो या नहीं भी करते हो, लेकिन साथ में जरूर रहेंगे। इसके बारे में हमें पूरी कहानी पढ़नी है। और इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चंस आप पाएंगे। जो इस टॉपिक का बोल सकते हो 75% पार्ट है, इज बेस्ड ऑन लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और 25% पार्ट है when the lines are not passing through origin। मतलब आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन के ऊपर बहुत अच्छे से। इसमें एक चीज अगर आपको याद करोगे, हमारा जो फॉर्मूला था स्लोप पॉइंट फॉर्म, y minus y1 equals to m into x minus x1 if the line is passing through x1 y1 and slope is m। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर बोल दिया, इसका मतलब x1 y1 0 0 हो गया, स्लोप m है। तो अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन के मतलब x1 y1 0 0 हो गया, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, y equals to mx, क्योंकि x1 y1 0 0 है, ये ध्यान देना, y equals to mx। सो इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आप ध्यान दोगे कि उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, डायरेक्टली y equals to mx टाइप होता है, ठीक है। अब इस टॉपिक में हमें जो पढ़ना है, इसमें देखो ये पहली बात तो हम लोग 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर चुके हैं। 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर चुके तो एक बात ध्यान देना, जैसे 10th था आपका, थियरम इंपॉर्टेंट है। 10th स्टैंडर्ड में आपको काफी सारे थियरम पढ़ने को मिले थे, और उसके बेसिस पे आप लोग एग्जाम में भी कंफर्म रहता था कि ये सब थियरम आने वाला है, उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते थे, और आप में से कई ऐसे बच्चे थे कि उसको रट लेते थे। सिमिलरली 12th स्टैंडर्ड में ना थियरम्स को वेटेज है, और ये एक ऐसा टॉपिक है पेयर ऑफ लाइंस, इसमें से एक थियरम फॉर 3 to 4 मार्क्स कंफर्म आना, उसको कोई नहीं रोकने वाला। वो भी कौन सा एग्जैक्टली आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट टोटल इस टॉपिक में 4 थियरम्स दिए हुए हैं। जो फर्स्ट थियरम है, ये सब मैं अभी बोल रहा हूँ, वो बाद में आप अपने PDF में टेक्स्ट बुक निकाल के अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। जो एक्सप्लेन करने वाली पार्ट है मैं यहाँ करूंगा।
जो फर्स्ट थ्योरम है वो बेसिक थ्योरम है, वो आप सिर्फ उसको देखना, वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन देखोगे 3 से 4 लाइन में उसको प्रूव किया है, कोई काम का नहीं है, बट आप एक बार देख लेना, उसके बाद हम लोग उसके बारे में समझना की जरूरत पड़ेगी तो समझाएंगे, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है। सेकंड थ्योरम जो है टेक्स्ट बुक का, वो मैं यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाला हूँ। और थ्योरम क्या रहेगा वो देखो। द थ्योरम इज स्टेटमेंट रहेगा, प्रूव दैट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ pair of lines passing through origin the joint equation of pair of lines passing through origin is second degree homogeneous equation in x and y। इसमें कुछ ऐसे वर्डिंग्स हैं जो शायद फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो या सुने हो तो किसी अलग सब्जेक्ट में सुने हो। जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पे दिया क्या जाएगा, 2 लाइंस के बारे में दिए जाएंगे। तो 2 लाइंस के बारे में जब दिए जाएंगे ना, तो आपको उसमें से पूछा जाएगा फाइंड कंबाइंड इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, जैसे आपने किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड किया, जैसे हमने 6-7 फॉर्मूला भी देखे, 6 फॉर्मूले थे, और आपको इक्वेशन क्या मिला, एक लाइन का इक्वेशन मान लो मिल गया 3x + 5y + 7 = 0। दूसरा इक्वेशन है मान लो 2x - 3y = 0, ऐसा कुछ तो मिला। यानी ये एक लाइन का इक्वेशन है पहला वाला, दूसरा वाला दूसरे लाइन का इक्वेशन है। और अगर आपको क्वेश्चन बोलता है फाइंड कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन मतलब क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वही उसको ही बोलते हैं जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन। तो अपना जो थियरम है, जो कि एक इंपॉर्टेंट थियरम है, वो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ एक स्पेसिफिक केस है जो मैंने एग्जांपल लिया, उसमें अगर ध्यान दोगे तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है। लेकिन यहाँ पे अपने क्या बोल रहा है, हमें प्रूव करना है जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, सिर्फ ओरिजिन के लिए, इज सेकंड डिग्री एक होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। पहले सोचा का तू नाटक कम कर दो निक निक सबकार साहब अरे डरा देते हो भाई, साउंड म्यूट कर। दो चार अटैक आ जाएगा हम लोग को यहाँ ऐसा बीच में कोई चिल्ला दोगे तो। ओके, पॉइंट पे आते हैं। तो हमें जो प्रूव करना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा आराम से, कि हमें प्रूव करना है 2 ऐसे स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं, उन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन सेकेंड डिग्री इक्वेशन होना चाहिए एक्स वाई में, और वो होमोजेनियस इक्वेशन होना चाहिए। अभी होमोजेनियस इक्वेशन मतलब क्या, वो भी पहले समझना पड़ेगा। आप लोगों ने होमोजेनियस सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, सब पढ़ते हो। होमोजेनियस इक्वेशन मतलब क्या, अगर मान लो अपने पास इक्वेशन ऐसा है, x² + 3xy - 5y² = 0, मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। जितने भी टर्म्स होंगे सबका जो पावर है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। यहाँ पे 2 है, यहाँ x का देखोगे 1, y का 1, दोनों मिला के 2, y का 2, तो ये है आपका होमोजेनियस इक्वेशन। और क्योंकि डिग्री सबका जो हाईएस्ट पावर है 2 2 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री। ये ऐसा भी हो सकता है 5x³ - 3x² + 9y³। अगर ऐसा दे दिया तो आप देखो यहाँ पे पावर 3 है, डिग्री इसकी 3 हो गई, यहाँ 2 और y का 1, ये भी 3 हो गया, y³ दिया हुआ है, मतलब इसमें तीनों टर्म्स का जो डिग्री है 3 3 3 है। तो ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है, लेकिन इसका डिग्री 3 है। लेकिन अगर ऐसा दे दिया, मान लो 3x² - 5y² + 2x = 0, तो x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, यहाँ पे x का 1 है, y का टर्म ही नहीं है, तो ये होमोजेनियस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 2 1 हो गया।
तो मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ, अगर डिग्री सारे टर्म्स का डिग्री सेम है इसका मतलब वो होमोजेनियस हुआ। और क्या डिग्री है उस पर ध्यान दो, अगर 2 है तो होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री, 3 है तो होमोजेनियस इक्वेशन इन थर्ड डिग्री, ऐसा। तो हमें जो प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री। ओके, तो अब कम से कम ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमें प्रूव क्या करना है। ये अगर सोचोगे तो हमें प्रूव करना है 2 सेपरेट इक्वेशन आपको मिलेंगे स्ट्रेट लाइन के पासिंग थ्रू ओरिजिन। हेलो कार्तिक मालिक, सर दिख रहा ही नहीं कुछ। और किसी को इशू हो रहा है? हाँ सर, ब्लर होते जा सर, रहा है। हाँ पूरा सर, blur ब्लर है है, सर। बहुत ब्लर है। नहीं दिख रहा है सर। नहीं सर। अभी और ब्लर है सर। अरे पहले बराबर था, इतना ज्यादा खराब नहीं था, विजिबल तो था। जिसको ज्यादा खराब दिख रहा है मतलब उसका भी नेट का प्रॉब्लम है। अभी नहीं सर। नहीं सर, अब तो बहुत ही खराब। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा ठीक थोड़ा विजिबल है ठीक है। सर। थोड़ा सा दूर ठीक है, करो ठीक सर, है। हल्का सा दूर करो, एरिया थोड़ा कवर होना चाहिए। बस बस सर। नहीं। हाँ ठीक है सर, बस। अरे नहीं दिख रहा। अरे तुम लोग का भी नेटवर्क खराब, अगर तुम लोग एक को दिख रहा है दूसरे को नहीं दिख रहा है इसका मतलब दिख रहा है सर, और जिसको नहीं दिख रहा है वो थोड़ा चश्मा साफ करो अपना। सर ठीक है, चल जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम अगर सबको नहीं दिख रहा है इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है, लेकिन अगर एक को भी अगर दिख रहा है दैट मीन्स बाकी लोग का नेटवर्क का भी इशू हो सकता है। वेदांत बड़े साहब, ये लोग जो खासकर ये चैटिंग कर रहे हैं ना, उन लोग को ना आगे से निकाल दिया जाए, बिल्कुल निकाल दिया जाए। अमन कुमार, वेदांत बड़े, प्रणील गाड़ी, आकाश तिवारी। अमन कुमार को ज्यादा ही एक्टिव है चैट में, उसको जैसे नहीं, वो हाथ मोबाइल पे चलते ही रहता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ लिखना ही रहता है। वो कोई ना कोई वो हो गया है, राइटर हो चुका है, इस पर नॉवेल लिखेगा वो। सर परफेक्ट, एकदम क्लियर दिख रहा है। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, सब लोग म्यूट करो। अगर किसी को कुछ इश्यू होता है ना, आपको बार बार बोला गया है, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस ऑप्शन को यूज करो ना। हम आपसे बात करते हैं ना, चैट करने रेज की योर क्यों हैंड जरूरत पड़ ऑप्शन रही यूज है? करो। क्या हो गया दुबे जी? सर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी थ्योरम प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। So, since we have to prove the joint equation of pair of lines passing through origin is a second degree homogeneous equation in x and y, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई भी थ्योरम है तो आपको ध्यान पड़ेगा उसमें डेटा क्या मिला है। यहाँ पे डेटा क्या है, we have 2 lines passing through origin. Okay, given data is we have 2 lines passing through origin. So let start कैसे करते हैं, देखो प्रूफ कैसे करते हैं इसका। Let m1 and m2 be the slopes of given lines. So if m1 and m2 be the slopes of given lines, therefore its equation will be ध्यान दोगे तो आपका इक्वेशन क्या होता है, y equals to mx, तो मतलब y equals to m1x and y equals to m2x. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y equals to mx, अगर स्लोप दिया हुआ है तो यहाँ पे स्लोप m1 और m2 है, तो हमें इक्वेशन क्या मिला, y equals to m1x
एंड y इक्वल्स टू m2x, दैट इज इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मिल रहा है m1x minus y equals to 0, this is our equation number 1, and m2x minus y equals to 0, this is our equation number 2. ये दो इक्वेशन मिले। अब हमें क्योंकि फाइंड करना है इसका जॉइंट इक्वेशन, तो मैंने पहले कहा जॉइंट इक्वेशन मतलब दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ जॉइंट इक्वेशन इज m1x minus y into m2x minus y equals to 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो क्या मिल रहा है देखो, m1x हेलो कमलेश सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर कंटिन्यू करो, बराबर है। हाँ हाँ ठीक है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो हमें क्या मिल रहा है, m1 इंटू m2x स्क्वायर माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इंटू y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जब दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो तो m1 m2x स्क्वायर m1x इंटू y माइनस y इंटू m2x और प्लस y स्क्वायर, यानी हमें क्या मिला, m1 m2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो xy कॉमन है तो माइनस xy अगर आप ले लोगे तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आपको ये मिल रहा है, ध्यान से देखो इसको, m1 m2x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये ध्यान दो, m1 और m2 क्या था, स्लोप था, स्लोप था मतलब कोई भी रियल वैल्यू होगा, तो इसलिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाने के लिए, एक जनरल फॉर्म लाने के लिए जिसको पढ़ने में सुनने में अच्छा लगेगा, यहाँ पे वापस अजम्पशन किया गया। अजम्पशन क्या किया गया, लेट m1 m2 इज नथिंग बट a माइनस m1 प्लस m2 इज 2h एंड जो y का कोएफिशिएंट, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इज 1, लेट इट बी b। ये वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको 11th में भी याद होगा, हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 लाए थे, अगर याद होगा आपको, तो हमने कैसे लाया था, a b c अज्यूम करके लेके आए थे कि जनरली बार बार वही आ रहा है तो ये हम a लेते हैं, इसको b लेते हैं, इसको c लेते हैं। सिमिलरली ये खेल यहाँ पे हो रहा है, तो आपने m1 m2 को a लिया माइनस m1 प्लस m2 को 2h लिया और 1 को b लिया, तो यही आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये ऐसा दिखेगा। थोड़ा कंसंट्रेट करके उस पर ध्यान दो, अगर ध्यान दोगे अच्छे से तो आपका थियरम जो प्रूव करने का था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग को हो सकता है बोरिंग भी हो कि ये एक ही चीज बोल रहा है। थियरम ये था कि प्रूव दैट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इज सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन एक्स एंड वाई। तो उसके बेसिस पे देखोगे तो आपका थ्योरम यहाँ प्रूव हो चुका है। इस लाइन पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 3 टर्म्स हैं 1 2 3, तीनों का हाईएस्ट डिग्री देखो 2, एक्स और वाई है 2, वाई स्क्वायर का भी 2, मतलब तो तीनों टर्म्स के क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है और सेम है, सेम पावर है इसलिए होमोजेनियस हो गया, और पावर वो 2 है इसलिए सेकंड डिग्री में हो गया। तो जो आपको थ्योरम प्रूव करना था वो यहीं पे खत्म हो चुका है। लेकिन एक अच्छा जनरल फॉर्म लाने के लिए हमने ये अज्यूम करेंगे, और जब अज्यूम करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा जिसको आपको आप हमेशा के लिए दिमाग में फिक्स करना है। तो आपका ये जो इक्वेशन बन रहा है, joint equation of pair of lines passing through origin is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। मतलब कभी भी अगर आप इस थ्योरम के बाद आप लोग पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन के जॉइंट इक्वेशन की बात करोगे तो आपको ये इक्वेशन लिखना है, x square plus 2hxy by square equals to 0। This is nothing but homogeneous equation in second degree, that's it। यही आपका सिर्फ इतना ही थ्योरम है। तो अगर मैं उसको रिपीट करूं तो आप ध्यान देना,
हमने क्या किया, जो डेटा दिया था, डेटा क्या था, वी हैव टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मैंने क्या, लेट द स्लोप्स बी m1 m2, उसके बेसिस पे दोनों को सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया। सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ वो स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए एक छोटा सा अजम्पशन किया, और मेरा आंसर आ चुका है। थ्योरम इज ओवर। ठीक है, सो फर्स्ट थ्योरम ये था। इसके बाद जो सेकंड थ्योरम है इसका कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब क्या, फिर से सोचो, में क्या दिया था, दो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो प्रूव करो जॉइंट इक्वेशन एक होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन होगा। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ दिस इक्वेशन, इफ द गिवन इक्वेशन इज दिस, देन प्रूव दैट ये जो इक्वेशन है वो दो सेपरेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आ रहा है? ये बोला जा रहा है कि अब आपको ये इक्वेशन दिया रहेगा, आपको ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन में दो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये प्रूव करके दिखाओ। ये आपका सेकंड थ्योरम है। तो अब मैं उसको जा रहा हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना, उल्टा चलना है। तो इस थ्योरम में क्या होगा, कुछ लोग को सर डाउट है, वो हाँ। रेज हैंड कर रहे हैं। बोलो किसको बोलना है। सर ब्लर होते जा रहा है वापस बहुत। हाँ सर, ब्लर हो रहा है वापस सर, और वॉइस भी थोड़ा थोड़ा खराब आ रहा है। वॉइस थोड़ा स्लो भाई- एंड फास्ट चल रहा है। मुझको बराबर दिख रहा है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तुम लोग का प्रॉब्लम है वो। ओके पांडे जी सुनते रहो। तो अपना अब पॉइंट क्या है, सेकंड थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, अब आपको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस py स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन में दो स्ट्रेट लाइन हैं और वो दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ये चीज आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो मेथड है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, थोड़ा ध्यान देना तो आपको समझेगा। तो यहाँ पे गिवन डेटा आपका यही रहेगा। हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे मैं 12 बोल रहा हूँ, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है इसमें दो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब इसको हमें सेपरेट इक्वेशन बनाना है, अलग अलग कैसे भी निकालना है। स्ट्रेट लाइन दिखाना है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब हमें दिखाना है कि एक लाइन y इक्वल्स टू mx टाइप है, दूसरा भी y इक्वल्स टू mx टाइप है। तो इसको करने के लिए मेथड क्या लिया गया, देखो दो मेथड से प्रूव किया गया है, दो ये है केसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1, यहाँ देखो a h और b, a h और b ये कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई रियल नंबर है। ठीक, हमें प्रूव करने का जो मेथड है, हम देखेंगे क्या कि अगर तीनों में से, तीनों जो रियल वैल्यू है a h और b, उसमें से कोई एक अगर जीरो हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई दो अगर जीरो हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ये तो समझ सकते हो, तीनों एक साथ जीरो नहीं होगा। तो हम लोग वैसी केस को डील करके देखेंगे कि क्या होता है अगर, इफ सपोज, जो टेक्सचुअली अगर मैं जाऊंगा तो आप घर पे चाहिए तो दूसरी तरह से भी ट्राई कर लेना, लेकिन अगर टेक्सचुअली जाएंगे तो इफ सपोज b वैल्यू इज 0, आप कोई भी एक जीरो ले सकते हो, a को जीरो लेके देखो, h को जीरो लेके देखो, b को जीरो लेके देखो, कुछ भी कर सकते हो। बट मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर जाऊंगा तो लेगा b इक्वल्स टू 0। अगर b को आप 0 लोगे तो ये कैसा दिखेगा इक्वेशन, आप दिखेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपने b को 0 ले लिया। अगर ऐसा किया तो अब देखो इन दोनों में x कॉमन है, जैसे ही x कॉमन लोगे आपको मिलेगा ax plus 2hy equals to 0. That means either x is 0 or ax plus 2hy equals to 0. अब ध्यान दो, अगर x equals to 0 is nothing but equation of y axis, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। x equals to 0 इक्वेशन अगर y एक्सिस है तो वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, ax plus 2hy equals to 0, तो ये भी अगर देखोगे तो ax plus by टाइप 0 हो गया ना, ax plus by equals to 0 टाइप, मतलब c कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये भी पासिंग थ्रू ओरिजिन है और लीनियर इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो वही तो हमें प्रूव करना था कि अगर मैं b 0 ले लेता हूं तो मुझे दिखता है उसके बेसिस पे दो लाइन मिल रहे हैं,
एक लाइन y एक्सिस है और दूसरा लाइन ये है, और दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, काम खत्म, एकदम सिंपल। फिर दूसरा कंडीशन क्या आता है, मैंने बोला आप क्या क्या कंडीशन ले सकते हो, कोई भी एक रियल वैल्यू 0 लेके देख सकते हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद तीनों के तीनों 0 ना भी हो, ये भी केसेस बन सकते हैं। तो मैं अपने टेक्स्ट बुक के बेसिस पे प्रूव कर रहा हूँ। किसी को अगर थोड़ा तिकड़म लगाना होगा, अपने बैच में ऐसे बहुत लोग हैं, तो आप कुछ भी और ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर में उसमें अगर कुछ क्वेरीज आती है तो मुझसे पूछना, सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता या ऐसा हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अभी मैं टेक्स्ट बुक के बेसिस पे जा रहा हूँ। तो पहला केस मैंने लिया कि अगर b 0 होगा तो क्या होगा, और दूसरा केस ले रहा हूं अगर तीनों रियल वैल्यू में से a h g में से कोई भी 0 नहीं होगा तो क्या होगा। केस 2, इफ b इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो देखो क्या फर्क पड़ता है। अगर b 0 नहीं है तो आपका इक्वेशन एज इट इज रह जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप लोग को अगर थोड़ा सा याद होगा, लोअर स्टैंडर्ड में जब आप थे 9th-10th में समथिंग, इस टाइप के क्वाड्रेटिक टाइप के इक्वेशंस था, ये ऐसा नहीं बोल सकते बट वैसे टाइप के इक्वेशंस आपने सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे हमें इसको फैक्टराइज करना है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना मतलब फैक्टराइज करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, फैक्टराइज करने के लिए आप देखो ध्यान से कौन सा मेथड यूज होगा। 10th स्टैंडर्ड में आप 3 फॉर्मूला पढ़े थे क्वाड्रेटिक में, तीनों में से कौन सा मेथड यूज होगा अगर आप सोच सकते हो सोचो। यहाँ पे हमें अनफॉर्चुनेटली, आपका वैसे प्यारा मेथड था, फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर फॉर्मूला मेथड भी यूज करेंगे तो भी ये पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आने के लिए सिस्टम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखो, a प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 2h y अपॉन एक्स प्लस b y अपॉन एक्स द स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा मिलेगा। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा a प्लस 2h y बाय एक्स प्लस b y बाय एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ लेट अस अज्यूम y बाय x इज योर m, और जैसे ही y बाय x को m बोला तो अब देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। तो ये अगर ध्यान दे रहे हो तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m आया। यानी यहाँ पे अब आप फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो। फॉर्मूला मेथड अगर याद होगा, फॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 क्या था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या मिलेगा, देखो m इक्वल्स टू माइनस बी मतलब ये ध्यान दो, कंपेयर करना सीखो। ये था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर होगा तो आपका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका a मतलब, यहाँ पे जरा सुनने में ना कंफ्यूजन हो सकता है, जरा ध्यान देना। यहाँ पे a मतलब आपका b है, ax स्क्वायर ना वो b है, bx के जगह पे b के जगह पे 2h है और c के जगह पे a है। तो अगर आप लिखोगे माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू a, ये मिलेगा। दैट इज माइनस 2h प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 2b। तो आपको मिला माइनस 2h प्लस माइनस 4 कॉमन आएगा, का स्क्वायर रूट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन 2b। न्यूमरेटर में देखो 2 कॉमन आएगा, नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, माइनस h प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। ये मिला m की वैल्यू।
माइनस एच प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये m की वैल्यू है। लेकिन अब एक चीज आप ध्यान देना, m क्या था, वहां पे पहुंच जाओ। हमारा m क्या था, y बाई एक्स। अगर मैं m के जगह पे y बाई एक्स सब्सटीट्यूट कर दूं, यहां से ना 2-3 फॉर्मूला डिराइव होने वाले हैं, थोड़ा प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। m की वैल्यू अपने को मिल चुकी है। 10th में अगर आप याद करोगे तो हम लोग इसको लेते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते थे, अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस के लिए लेते थे, बीटा माइनस के लिए लेते थे। यहाँ पे हमें m की वैल्यू मिली है। इफ सपोज m1 एंड m2 आर टू रूट्स, m1 एंड m2 आर टू रूट्स, तो आपको क्या मिलेगा, m1 की वैल्यू फॉर प्लस m1 मिलेगा, यहाँ से देखते जाओ, माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एच माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ये 2 वैल्यू मिलेंगे। m1 और m2 मैंने 2 रूट्स लिया है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब जैसे मैंने कहा एक्चुअल अपना m क्या है, अपना m तो y बाई एक्स था, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि y बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। सिमिलरली y बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। अब x को मल्टीप्लाई कर दो तो ये इंटू एक्स हो जाएगा। पता नहीं आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो या देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन ध्यान देना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। x की वैल्यू जो पूरा टर्म है, h है, a है, b है, ये सब तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है। सेम थिंग यहाँ पे भी, ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू समथिंग इनटू x। यहाँ भी वही मिला, y इक्वल्स टू समथिंग इनटू x। एंड इफ वी हैव y इक्वल्स टू समथिंग इनटू x, इसका मतलब that equation represents straight line passing through origin, क्योंकि वो equation of line passing through origin y equals to mx है। इसका मतलब मुझे 2 सेपरेट लाइन मिल रहे हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, वापस वही तो प्रूव करना था। सिंपल इतना ही प्रूव करना था। मैं बिगनिंग से वापस एक बार दिखा रहा हूँ हमने क्या क्या किया। हमें एक इक्वेशन दिया गया था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और हमें बोला गया था प्रूव दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमने पहला केस लिया, अगर b 0 होगा तो क्या होगा, जब b 0 हुआ तो हमने देखा हमें फिर भी 2 लाइन मिल रहे हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर दूसरा कंडीशन लिया, अगर b 0 नहीं होगा तो क्या होगा, जब b 0 नहीं होगा तो मुझे इसको सॉल्व करना प्रॉब्लम हो रहा था। इसको सॉल्व करने के लिए कोई मेरे पास फॉर्मूला या कुछ है नहीं, तो इसको सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाया अज्यूम करके। क्वाड्रेटिक में लेने के बाद फॉर्मूला मेथड यूज किया, फॉर्मूला मेथड यूज करने के बाद मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने m के जगह पे y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट किया। y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखा, एक बार प्लस के लिए लिया, एक बार माइनस के लिए लिया, और जब वो सब किया तो मैं देख रहा हूँ कि एंड में मुझे मिल रहा है y इक्वल्स टू समथिंग x, y इक्वल्स टू समथिंग x, और y इक्वल्स टू समथिंग x इट मींस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वही मुझे प्रूव करना था। यही आपका सेकंड थ्योरम था। ठीक है, इसके बेसिस पे किसी को कुछ पूछना है अब तक में तो रेज योर हैंड। किसी को कुछ नहीं पूछना, क्या बात है, कौन आया भाई? हाँ बोल सर। हाँ हेलो सर। सर वो एच स्क्वायर और ए बी इक्वल हो सकते हैं क्या? उसके बारे में मैं अभी जस्ट आगे बताऊंगा, रुक जा। ओके सर। हाँ, जो अब तक बताया उस पर पूछो ना बे, आगे के पूछ लेते हो। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब जो उसने पूछा उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा क्योंकि वो यूज होने वाला है। अब ध्यान दो, मुझे यहाँ से 2 फॉर्मूले डिराइव करने हैं। याद करो, यहाँ ध्यान दो, m1 की वैल्यू क्या मिली थी, m1 की वैल्यू मिली थी माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और m2 की वैल्यू मिली थी माइनस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो क्या मिलता है देखते हैं, m1 प्लस m2। ध्यान देना, दोनों में m1 और m2 की वैल्यू में डिनोमिनेटर सेम है, b और b, तो इसलिए जैसे ही ऐड करोगे माइनस एच माइनस 2h हो जाएगा,
ये स्क्वायर रूट जो है प्लस में है, ये स्क्वायर रूट माइनस में है, तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेट मिल रहा है -2h अपॉन b। m1 प्लस m2 वैल्यू इज -2h अपॉन b। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और अगर मैं m1 और m2 को मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो जरा प्लीज वापस ध्यान देना, ये आपका कैसा दिख रहा है? ये देखो, a प्लस बी समझो इसको, a माइनस बी समझो इसको। तो अगर a प्लस बी a माइनस बी करोगे तो मल्टीप्लाई करने को हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब आपको क्या मिल जाएगा? h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, बी मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर। मतलब क्या मिलेगा? h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, एक b कैंसिल होगा, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू मिलेगी आपको a अपॉन बी। सो आपको याद क्या रखना है, मुझे वो बताना है। आपको ये याद रखना है, फॉर इक्वेशन, फॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो अपना क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फॉर दिस इक्वेशन m1 plus m2 is minus 2h upon b and m1 into m2 is always a upon b। ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज आपको यहां से क्या ध्यान देनी है, यहाँ पे एक टर्म आया था, इसको प्लीज अच्छा याद रखना। ये वाला टर्म देखो, ये पार्ट, जब अपना इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन बाय पुटिंग y by x इक्वल्स टू m, हमें मिल गया डायरेक्टली bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका यूज क्या होगा ये आगे लेक्चर में बताया जाएगा, लेकिन इसका नाम याद रखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर आपका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 गिवन इक्वेशन है, तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्टली होगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स 0। मतलब आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल लो, इफ वी हैव 3x स्क्वायर 2hxy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 5m स्क्वायर प्लस 2hm प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ऐसा कोई इक्वेशन है, सपोज 9x स्क्वायर माइनस 7 ये h रहे, यहाँ पे h था तो लिया है मैंने, 7xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा? 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 13x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा? 8m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। मतलब डायरेक्ट आप इस इक्वेशन से यहां आ सकते हो, सिमिलरली दिमाग लगाओगे तो यहां से यहां जा सकते हो हर जगह पे। ठीक, अब जो सौरभ ने पूछा था उस पॉइंट पे आता हूं। आपको 10th स्टैंडर्ड अगर याद होगा, जब आप लोग क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला मेथड अप्लाई किए थे और आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते थे स्क्वायर रूट के अंदर, तो वहां पे आप लोग लिखते थे नेचर ऑफ रूट्स भी आपने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक में, वेदर इट इज रियल और डिस्टिंक्ट, कोइंसिडेंट, इमेजिनरी, ऐसा नेचर ऑफ रूट्स होता था। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड नेचर ऑफ लाइंस। टू फाइंड नेचर ऑफ लाइंस, और नेचर ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है उसमें जो ये जो पार्ट आया है, ये वाला, ये आपके लाइन का नेचर बताएगा हमेशा। कैसे? ध्यान देना, अगर मान लो h स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू है, h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आया, अगर वो ग्रेटर देन 0 आएगा तो बीच में प्लस माइनस साइन है, इसके वजह से आपको दो आंसर मिलेंगे, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। दूसरा कंडीशन, अगर h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 हो गया, h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 हो गया, ध्यान देना, तो वो टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो आपको सिर्फ मिलेगा माइनस h बाई बी। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, अगर h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 हुआ,
तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी मतलब इमेजिनरी पार्ट में चले गए। तो ये 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या मिले आपको, क्वेश्चन आएगा आपको एक इक्वेशन ऐसा दे देगा, इसी टाइप का कोई भी इक्वेशन आपको देगा और बोलेगा डिफाइन नेचर ऑफ लाइंस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फाइंड करोगे h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन द लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। 2 लाइन मिलेंगे। इफ इट इज इक्वल्स टू 0 तो आपने देखा एक ही आंसर मिलेगा, इट मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट। और इफ इट इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब लाइन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये 3 कंडीशंस आएंगे। ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस तरह के इक्वेशंस दिए जाएंगे और डायरेक्टली आपको पूछेगा डिफाइन नेचर ऑफ लाइंस। h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल्स टू 0 कोइंसिडेंट, लेस देन 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ये सिंपल सा पॉइंट है। तो इस तरह से सेकंड थ्योरम अगर आप बोलते हो प्रूव करने के लिए, तो थ्योरम यहीं खत्म हो गया था, ध्यान देना, थ्योरम यहीं ओवर हुआ है। लेकिन उसके बेसिस पे फॉर्मूला कौन कौन सा मिला, ये मिला, ये मिला, ऑक्सिलरी फॉर्म एक समझने को मिला और ये मिला। ये पूरा सेकंड थ्योरम था। तो ऐसे टोटल 2 थ्योरम हुए। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना आप लोग के लिए, सर के ऊपर जाने के लिए बहुत कुछ है। अब तक के पॉइंट पे किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछना स्टार्ट करो। कोई है, कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो अभी होमवर्क सुनो। मैं पढ़ा रहा हूं तो होमवर्क तो मैं दूंगा। होमवर्क में क्या रहेगा, प्लीज नोट कर लो सब लोग। टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर आप देखोगे, पीडीएफ रीड करोगे, तो जो सेकंड थ्योरम उल्टा मैंने एक्सप्लेन किया है, एक बार ना अच्छे से इसको देख लो। टेक्स्ट बुक में ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिया हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी में मैंने सॉल्व किया y इक्वल्स टू mx टाइप में, लेकिन घूम फिर के वहीं जाओगे। देख लेना कौन सा इजी आपको पड़ता है। सेकंड थ्योरम कॉमन है, सेकंड थ्योरम मोस्टली सेम दिखेगा आपको। तो सबसे पहला काम करना आप कि दोनों थ्योरम्स टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली आप सेकंड और थर्ड थ्योरम देखोगे। फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, फर्स्ट किसी काम का नहीं, आप देख लेना। तो सेकंड एंड थर्ड थ्योरम टेक्स्ट बुक के हिसाब से अच्छे से उसको देख लो, एक बार चाहिए तो लिख लो। और उसके बाद 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 3-4 सम्स है। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। आपको सबसे पहले जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करने हैं दोनों लाइन के, और बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दोगे वही कंबाइंड इक्वेशन है। तो इतना आप ट्राई करने की कोशिश करना, ये सॉल्व करना, फिर उसमें जो नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा। किसी को है कुछ बोलना या बंद करें? वो लोग बोल रहे हैं सर होमवर्क तो दे दिया, चेक कैसे करोगे? वो कर लेंगे, वो मैं कैसे पकड़ूंगा मुझे मालूम है। जब खासकर जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं टाइम लूंगा, इंडिविजुअली किसी को भी बोलूंगा दिखा दे अपना नोटबुक, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमें पर्सनली कोई टाइम का इशू नहीं है ना, हम नोटबुक आपका चेक कर सकते हैं। किसी को भी बोलूंगा आप अपना नोटबुक दिखा दो, वीडियो पे नोटबुक तो दिखा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको ट्राई करना, फिर आगे बात करते हैं। कमलेश सर। ठीक है।